बहुत बड़ी शख्सियत हैं, हम लोग कहीं दूर दूर तक उनके उसमें नहीं आते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र की बात करें, मुझे लगता है कि हम जहाँ रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, हम उसको प्राथमिकता अगर देते हैं तो मुझे लगता है कि एक एक व्यक्ति जो है जो कहीं बाहर जाता है तो वो एक लंबा दायरा हो जाता है। तो मुझे लगता है, मुझे रीवा का बेटा, सोनू सूद, सन ऑफ रीवा, कई नाम से लोग पुकारते हैं। मुझे अच्छा लगता है ये कि एक लोगों की उम्मीद और एक्सपेक्टेशन है, और मुझे ऐसा लगता है लोग इसलिए इस प्रकार से बोलते हैं कि उनको उस समय जब कभी कोई नहीं खड़ा होता, उनका परिवार भी नहीं खड़ा होता, तो हम लोग के द्वारा उनको एक संबल मिलता है। और ऐसे समय पे जब किसी का हेल्थ इशू होता है, किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी को ब्लड की आवश्यकता होती है, किसी को एम्बुलेंस की नीड होती है, तो हम लोग निस्वार्थ भाव से उसके साथ खड़े होते हैं। उससे बदले में कुछ नहीं चाहते, सिर्फ एक थैंक यू और एक आशीर्वाद चाहते हैं। नो फिकर के कार्यक्रम युवाओं की बात में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि लोगों की सहायता के लिए जाने जाते हैं, परम सिंह डंग जी, जो कि रीवा क्षेत्र के सोनू सूद भी कहे जाते हैं और लगातार जन सेवा के लिए रीवा क्षेत्र में चर्चित हैं और लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक सकारात्मक छवि के साथ उभर कर आए हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाई है। डंग जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी सबसे बड़ी बात, सबसे एक पॉजिटिव छवि, आज के ज़माने में सकारात्मक छवि सुनना और पब्लिक से माउथ प्रमोशन से कि पब्लिक बता रही है कि ये व्यक्ति यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों की सहायता के लिए जाने जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं और उनकी मदद के लिए आगे आते हैं, ये छवि कैसे निर्मित हुई आपकी? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि ये सारे गुण मुझे मेरे पिता श्री कमलजीत सिंह डंग, जो कि पूर्व महापौर रीवा रह चुके हैं और सामाजिक क्षेत्रों में भी वो काफ़ी सक्रिय थे, मैं उनको देखता आ रहा था। और काम तो हम लोग करते थे थोड़ा बहुत, कभी कोई किसी की मदद हो गई, एक नेचर में था। बट ये कोविड का जब समय आया, लास्ट सेकेंड कोविड का पीक आया, तो वहाँ से थोड़ा सा, जब लोगों के पास सोर्सेज नहीं थे, चीज़ें नहीं थी, तो वहाँ से एक ये किसी मुहिम चल गई कि वो अब रुक नहीं रही है। तो मुझे लगता है लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं और जितना हो सकता है हम लोग उतना काम करते हैं, उसका कोई फल की इच्छा नहीं करते। तो मुझे लगता है कि ईश्वर हम लोगों को वो चुन लेता है उस काम के लिए और हम काम कर देते। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कर देते हैं काम। तो जैसे कि आपको रीवा का सोनू सूद भी कहा जा रहा है, कोरोना काल के बाद में ये उपनाम से भी आपको नवाजा गया, कैसे मिला ये नाम आपको कोरोना काल के बाद? सोनू सूद जी एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, हम लोग कहीं दूर दूर तक उनके उसमें नहीं आते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र की बात करें, मुझे लगता है कि हम जहाँ रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, हम उसको प्राथमिकता अगर देते हैं तो मुझे लगता है कि एक एक व्यक्ति जो है जो कहीं बाहर जाता है तो वो एक लंबा दायरा हो जाता है। तो मुझे लगता है, मुझे रीवा का बेटा, सोनू सूद, सन ऑफ रीवा, कई नाम से लोग पुकारते हैं। मुझे अच्छा लगता है ये कि एक लोगों की उम्मीद और एक्सपेक्टेशन है, और मुझे ऐसा लगता है लोग इसलिए इस प्रकार से बोलते हैं कि उनको उस समय जब कभी कोई नहीं खड़ा होता, उनका परिवार भी नहीं खड़ा होता, तो हम लोग के द्वारा उनको एक संबल मिलता है। और ऐसे समय पे जब किसी का हेल्थ इशू होता है, किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी को ब्लड की आवश्यकता होती है, किसी को एम्बुलेंस की नीड होती है, तो हम लोग निस्वार्थ भाव से उसके साथ खड़े होते हैं। उससे बदले में कुछ नहीं चाहते, सिर्फ एक थैंक यू और एक आशीर्वाद चाहते हैं। तो इसलिए लोगों की एक एक्सपेक्टेशन की वजह से मुझे लगता है लोग इतना प्रेम करते हैं। आप जैसे कि समाज सेवा करते हैं, लेकिन उन समाज सेवा या अपने सोशल वर्क को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे उतना चर्चित नहीं करते। आज के ज़माने में व्यक्ति अगर एक केला भी देता है तो सोशल मीडिया में उसकी तस्वीर दिखाता है, लेकिन आप ब्लड, जैसे ब्लड डोनेशन करते हैं, यूथ के बीच में, यूथ के कार्यक्रमों में से हेल्प करते हैं। ऐसा ही कई यूथ में आपने, जैसे विभूति मिश्रा जैसे लोगों की आपने मदद की है यहाँ पे, तो ऐसे ही आपने कई मदद की है, लेकिन आपने उसका क्रेडिट नहीं लिया है या सोशल मीडिया पे उसका प्रचार प्रसार नहीं किया, क्या कारण रहा इसका? मुझे लगता है कि व्यक्ति विशेष कमाना बहुत महत्वपूर्ण है, और हम किसी का काम करते हैं और वो हमारे लिए कुछ लिखता है तो हम उसको सोशल मीडिया में शेयर कर देते हैं, या उसका स्क्रीनशॉट खींच के अपने स्टेटस पर लगा के ब्लेसिंग्स और थैंक यू लिखते हैं। बट स्वयं जब हम कहीं जाते हैं किसी शादी ब्याह में, तब मैं उसका पोस्ट करता हूँ। बट कोई भी ऐसे सोशल एक्टिविटी करता हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है कि अगर सामने वाला मुझे थैंक यू बोल रहा है
या मेरे काम को अच्छा कह रहा है, मुझे आशीर्वाद दे रहा है, तो उतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। और वो एक व्यक्ति किसी 100 व्यक्तियों से बोलेगा। तो ये मैंने दायरा 2-3 साल के अंदर देखा है कि जहाँ मुझे 10 लोगों जानते थे, आज लगता है पूरा जिला मेरे को प्रेम करता है और हर जगह से फ़ोन आता है। तो मैं समझ गया कि सोशल मीडिया तो एक अच्छा माध्यम है, बट लोगों के दिल में राज करना और उनकी माउथ कन्विंसिंग को के हिसाब से अगर कोई ऐसी पब्लिसिटी मिल रही है मेरे अच्छे कामों को, तो ये मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे अब जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि आपके पिताजी मेयर रहे हैं, रीवा का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, तो क्या भविष्य में आप रीवा में प्रतिनिधित्व करते देखे जा सकते हैं? जैसे कि पिछले चुनाव के समय मेयर के आपका नाम सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चित रहा कि आपको टिकट मिलनी चाहिए राजनीतिक पार्टियों से, लेकिन किसी कारणवश आपको टिकट नहीं मिली। तो क्या भविष्य में ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है? देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि होता है या प्रशासनिक व्यक्ति होता है, और तो वो शासन प्रशासन की योजनाओं को बहुत इजी वे में जनता तक पहुंचा देता है। टफ हो जाता है काम पब्लिक के लिए कि जब लोग उसको प्रेम करते हैं और उसको लगता है उसके पास पावर नहीं है, तो उसको वो कहीं पे ताकत कमज़ोर लगती है उसको। बट मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। हमारे रीवा के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, जो यूथ के बीच में बहुत चर्चित हैं और बहुत एक्टिव है, हम लोग उनको अपना आइकन मानते हैं, काम करते हैं। हमारे रीवा के प्रशासनिक हैं, तो मुझे देख के उनको लगता है कि काश आगे चल के मैं भी कहीं ना कहीं राजनीतिक किसी पार्टी में आ सकता हूँ। तो अभी वर्तमान में मैं भाजपा का पदाधिकारी हूँ, व्यापारी प्रकोष्ठ में मैं हूँ। एक जिम्मेदारी है मुझे, मैं उसको भी निर्वहन करता हूँ। व्यापारियों के हित के में भी काम करते हैं हम लोग। आगे भविष्य में कभी ऐसा मौका मिलेगा तो हम उस जिम्मेदारी को भी अच्छे से निभाएंगे, क्योंकि राजनीति दल क्या है, पद आता है और चला जाएगा, लेकिन व्यक्ति और जो उसका कार्य है वो हमेशा जिंदा रहता है। अगर मेरे राजनीति में आने से या किसी पद से लोगों को बेनिफिट होगा तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, और फिलहाल मांगने की इच्छा नहीं है। अगर पार्टी को लगेगा तो बिल्कुल मैं यथार्थ खड़ा हूँ उसके लिए। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, पद पर भी हैं, तो यहाँ पे एक यूथ आइकॉन बनकर आप सामने उभरे हुए हैं, तो यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, रीवा के युवाओं को आगे लाने के लिए, उन्हें रोजगार या शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए आप क्या विज़न रखते हैं कि कैसे उन्हें और आगे लाया जा सके? देखिए, रीवा के अंदर बहुत डेवलपमेंट हुआ है। श्री राजेंद्र शुक्ला जी ने बहुत काम किया है रीवा में पिछले 20 सालों में, जो कभी नहीं था। कई फ्लाईओवर्स आ गए, कई अच्छे स्कूल्स आ गए, हॉस्पिटल्स आ गए, होटल आ गए, यूनिट्स आ गई, तो रोज़गार तो बढ़ा है यहाँ पे। हॉस्पिटल्स के आने से नर्सिंग स्टाफ बढ़ा है, होटल्स के आने से भी यहाँ पे लोगों को बहुत काम मिल रहा है। काफ़ी स्कूल्स हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी बड़ी लग रही हैं, तो रोज़गार की दिक्कत नहीं। फिर भी मैंने एक मांग ज़रूर उठाई थी बीच में अभी, और लगातार मैं अपने हर जगह बोलता रहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में जितनी भी यूनिट्स हैं, जितने भी व्यावसायिक क्षेत्र हैं, उसमें 75% हमारे ज़िले के व्यक्तियों को जॉब मिलना चाहिए, ऐसा एक गजट नोटिफिकेशन आना चाहिए। और 25% स्किल्ड के हिसाब से हम बाहर और दूसरे शहर के लोगों को रख सकते हैं। तो ये मेरी एक मांग है, इससे रोज़गार में और अच्छा एक डेवलपमेंट होगा। दूसरा, युवा स्वयं अशिक्षित हो रहा है, हर आदमी पढ़ रहा है, हर आदमी आत्मनिर्भर अपने आप में हो रहा है। तो अगर ये देखा जाए तो अच्छा काम चल रहा है, कोई ऐसी यहाँ पे कमी नहीं है अपने क्षेत्र में। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बहुत सी चीज़ों के बारे में बात की, लेकिन आज का युवा कहीं ना कहीं दिखावे के जीवन में कहीं ना कहीं ज़्यादा लिप्त देखा जा सकता है कि दिखावा काफ़ी करता है। तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देंगे कि कहीं ना कहीं वो भी समाज सेवा की ओर बढ़ सकें या फिर सहयोग कर सकें लोगों की? आज कहीं ना कहीं सहयोग की भावना बहुत कम हुई है परस्पर, और उस दौर में आप उभर कर सामने आए हैं कि लोगों के लिए आपने हाथ बढ़ाया है सेवा के लिए या फिर कहें सहायता के लिए। तो इस दौर में आप कैसे पाते हैं कि आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है कोविड के बाद से और अभी तक जो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। शहर के अंदर हर एक युवा, हर एक व्यक्ति किसी न किसी की मदद कर रहा है। पहले ब्लड डोनेशन कैंप्स नहीं लगते थे और आज ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं। हम लोग इतिहास रचते हैं, 550 यूनिट 450 यूनिट हम लोग करते हैं। उसके बाद कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कुछ होता है तो युवा आज का आगे खड़ा है, उसको एम्बुलेंस कराता है। उसके लिए मैं ज़िले के जो हमारे एसपी साहब हैं, हमारे जो कलेक्टर साहब हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा सहयोग रहता है प्रशासन का,
कि जो हम लोग को भी संबल देता है कि जितनी भी ऐसी दायरे हैं जिसमें से युवा भटक जाता है कि नहीं एक्सीडेंट में हम किसी को नहीं उठाएंगे, तो ये सब जो भ्रांतियाँ थी ख़त्म हो गई हैं। आज का युवा अवेयर हो गया है, उसको सारे रूल्स रेगुलेशंस पता है। बट अगर 10-15% की बात करें जो चंचल होते हैं, जो टीनेजर्स ग्रुप होता है हमारा, वो कहीं ना कहीं एक अपनी एक्टिविटीज़ में होता है, वो चाहे व्हाट्सएप हो, टिकटॉक हो, फेसबुक हो, मैं उसको भी बहुत अच्छा मानता हूँ। अगर वो नहीं रहेगा तो इनोवेशंस नहीं होंगे अपने। मुद्दा ये है कि अगर आपके पास कोई व्यक्ति एक एक्सपेक्टेशन लेके आया है, तो एक्सपेक्टेशन इज़ मस्ट बी एग्जीक्यूशन, सजेशन नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने आपसे एक मदद मांगी तो आप उसको सजेशन मत दीजिए, यू हैव टू एग्जीक्यूट दीज थिंग्स। तो आज की डेट में युवा अवेयर है, अच्छा काम कर रहा है, और मुझे लगता है कि शहर भी बढ़ रहा है और सोच भी अच्छी बढ़ रही है। आपसे अब अंतिम प्रश्न कि जैसे कि आप गुरुद्वारे में देखते हैं, हम और हमेशा सुनते आए हैं कि सिख धर्म का रिवाज रहा है लंगर का, कि जो भी आए हमारे इधर पर वो खाली पेट ना जाए, एक रिवाज हमेशा रहा है। क्या इससे भी इंस्पायर हुए हैं आप? इससे भी आपको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिला है? क्योंकि हमने गुरुद्वारों में देखा है कि जूते साफ बड़े बड़े लोग करते हैं और इसको पुण्य के रूप में देखते हैं, और खाना खिलाने को भी हम पुण्य के रूप में वहाँ पे देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे भी क्या कहीं कोई सीख मिली है आपको? ये हमारा हिंदुत्व है, हमारा एक कल्चर है, हमारा सिखिज़म है, जो हमारी संस्कार सिखाता है। हम बचपन से गुरुद्वारे भी जाते हैं, बचपन से गुरुओं की बाड़ी भी पढ़ते हैं, और हिंदुस्तान तो बलिदानों का देश है, और हिंदुत्व की रक्षा के लिए सिख धर्म की कौम आई थी। और आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सिख धर्म के अंदर जो ये सेवा भाव है, चाहे वो जोड़े की सेवा हो, लंगर भाव की सेवा हो, तो ये तो यथार्थ चलती रहती है। ये तो हमारे गुरुओं से हमको सीख मिली है, और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव और पारिवारिक और इसका रहता है। दंग जी, आपसे एक प्रश्न और बनता है कि सभी लोग सहयोग करते हैं जब या सहायता के लिए आगे आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक एनजीओ होता है, उनका कहीं ना कहीं एक बैकअप प्लान होता है कि इससे हमें फ़ायदा होगा या फिर इससे हम इस तरीके से काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक मन में तो विचार होता है कि इससे हमें कहीं ना कहीं कोई लाभ मिले। लेकिन आपका कोई एनजीओ नहीं है, कहीं भी किसी भी तरीके से कोई टैग नहीं है, बिना किसी टैग बिना किसी एनजीओ के आप सहायता कर रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? जब कोविड पूरा हो गया और हम लोग थोड़ा सा प्रमोटेड हो गए कि भैया सब जानने लगे हम लोग को, तो कई सारे एनजीओज़ ने भी उस समय बहुत अच्छा काम किया था। सुदिशा फाउंडेशन था, आविष्कार फाउंडेशन था, बेनिसन था, और प्रयास रक्तदान था। मतलब कई सारे ऐसे थे जो काम कर रहे थे और काफ़ी समय से कर रहे थे। जब मैं इधर आया तो जितने भी रीवा के एनजीओ थे उनका मुझे बहुत प्रेम मिला, बहुत प्यार मिला। तो मुझे लगा मैं अपने परिवार में हूँ। हर एक एनजीओ का एक अलग अलग डेडिकेशन होता था। तो जब मेरे पास कोई ऐसी एक काम आता था तो मैं उनको बोलता था, तो उनकी टीम बहुत अच्छा काम करती थी, अभी भी कर रहे हैं। कहीं इनके प्रोग्राम्स होते थे तो एज अ चीफ गेस्ट, एज अ गेस्ट हम लोग को बुलाते थे। तो मुझे लगता था कि बेटर ये है कि जो जिसका काम है उसको करना चाहिए। दूसरा कि जब कोई संगठन बन जाता है और रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसमें पद आ जाता है, पोस्ट आ जाती है। हमारा एक संगठन चलता है जो रजिस्टर्ड नहीं है, रीवा व्यापारी महासंघ, जिसके संस्थापक सदस्य हमारे श्री संजीव गुप्ता जी हैं, प्रकाश जी हैं। उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया, और हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन की जब बात की तो मुझे किसी एक बड़े व्यक्ति ने समझाया कि जब संगठन और रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो पोस्ट और पद आ जाते हैं। तो हम लोगों ने उस दिन से विचार हटा दिया कि रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, और जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वैसे ही काम करेंगे। और इतना लोगों का प्रेम मिल रहा है, इतने एनजीओज़ का प्रेम मिल रहा है, वो प्रमोट होते तो हमारा लगता है कि हम प्रमोट हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने कोई ऐसा विचार नहीं किया। तो ये सहयोग जब आप कर रहे थे, इस दौरान कोई कार्य या ऐसी कोई घटना जो आपको दिल को छू गई हो, कोई ऐसा कोई मंजर रहा हो जो आपको याद हो, जो कि आपको काफ़ी टच किया हो, तो वो चाहेंगे कि आप जिक्र करें? एक मंजर है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत प्रतिष्ठित थे, मनगावा मऊगंज के, त्रिपाठी जी थे, नाम था उनका, बट आगे मैं पूरा बात नहीं बोलूँगा क्योंकि आज भी मुझे याद आ जाता है। कोविड में बहुत था, मेरी वाइफ भी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, रात 3-3 4-4 बजे तक मेरे साथ जागती थी। मेरे पास फ़ोन आता था,
एक ऐसा प्रकरण आया कि हमारे फादर एडमिट हैं और लास्ट स्टेज में हैं, और बच्चे जो हैं, एक 12 साल का था और एक उनके और रिलेटिव थे। तो रात को जब कभी एनएस का मास्क ख़त्म हो गया तो हमारे मेडिकल स्टोर्स वाले उनको देते थे, हम बुलाते थे, रात को 1-1:30 बजे खोलते थे वो। सुबह 6 बजे के आसपास पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई, 3 बजे के आसपास। तो मैं 3 बजे उठ के घर से गया बिना बताए, पीपीटी किट नहीं पहना, 3rd फ्लोर पहुंचा। मुझे लगता है कि उस दिन अगर मैं नहीं जाता, मैं आज पहली बार इस घटना को उजागर कर रहा हूँ, तो शायद कोविड के अलावा भी जो उनके बच्चे थे और जो लोग थे, कुछ लोग तो छत से कूदने की बात कर रहे थे। तो वो घात आज तक मेरे मन में है कि उनके बहुत छोटे छोटे बच्चे था, पूरा परिवार था, उनके बाबूजी तक जिंदा थे। तो ये थोड़ा सा टच किया था मेरे को। बाकी तो समझ ही नहीं आ रहा था, बहुत से लोगों के इंसिडेंट्स हो रहे थे, कोई वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था तो एक्सपायर हो रहा था, कुछ हो रहा था। बट ये इंसिडेंट आज तक मेरे सामने आ जाता, जिसको मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा हूँ आपके सामने। और दूसरा था कि 2-3 लोगों की स्थिति ऐसी थी कि डेड बॉडीज़ की थी, कि भाई घर के सामने से निकल जाए गाड़ी, तो वो सारी थी। बट मुझे लगता है कि समय चला गया और अब सब खुशहाल हैं, हैप्पीली हैं, तो सब बातें करना थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है उसमें कहीं ना कहीं। जी दंग जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला और रीवा क्षेत्र में कहीं ना कहीं सहयोग भी किया हमारा, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नो फिकर जो आपका चैनल, उसको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आप आगे इसी तरीके से बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हमारे साथ थे परम सिंह दंग जी, जिन्हों की लगातार अपनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ रीवा क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं और रीवा के युवाओं को, रीवा के लोगों की सेवा के साथ साथ सहयोग भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि कोरोना काल में जैसे कि उन्होंने मदद की और एक मिसाल पेश की रीवा के लिए, और जन जन तक उन्होंने अपनी बात पहुंचाई कि किस तरीके से आप सकारात्मक कार्य से भी चर्चित हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर दिखावे की बजाय अगर आप सकारात्मक पहचान निर्मित कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बीच में एक मिसाल हैं परम सिंह दंग जी।